नमस्कार साथियों, वीणा पानी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान के इतिहास की सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक संधियाँ। संधियों में हमने पढ़ लिया था कि संधियाँ कितने प्रकार की हुई थी। तो दो प्रकार की संधियाँ हुई थी, एक प्रथम दौर की संधियाँ, एक द्वितीय दौर की संधियाँ। प्रथम दौर की जो संधियाँ थी वो वेलेजली के द्वारा की गई थी और वेलेजली को सहायक संधियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और द्वितीय दौर की जो संधियाँ हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी और जिसका एक नाम और मैंने आपको बताया था, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियाँ। तो ये दोनों दौर की संधियाँ पढ़ ली थी अपन ने। जो 1818 में जो संधियाँ की गई थी, जो द्वितीय दौर की जो संधियाँ की गई थी, उसमें अपन ने एक ट्रिक भी देखी थी कि काल तो कोटा जाऊं बीबी किशन जयपुर पडबा जासी। तो अपन ने इस ट्रिक के माध्यम से सभी जो जिन जिन रियासतों ने संधियाँ की थी उनका क्रम अपने को पता चल गया था, राजाओं के नाम अपने को पता चल गए थे और किस तारीख को संधि की थी ये भी अपन को पता चल गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब 1818 की जो संधियाँ हैं ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। लेकिन 1818 और 1857 के बीच का जो ये समय है, ये बीच के जो वर्ष हैं, इनमें क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, हमारे राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हुए, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। एग्जाम में ये जो बीच के जो फैक्ट हैं ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंटों को बुक्स में ये फैक्ट या तो मिलते नहीं है या वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इनको कैसे पढ़ना है या कैसे याद करना है, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक राजस्थान के इतिहास से गलत होते हैं। तो हमको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, हमको चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। तो इसलिए 1818 की संधियाँ और 1857 की क्रांति के बीच में जो कुछ घटनाएं घटित हुई, अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ परिवर्तन किए गए, उन सभी चीज़ों को हमको ध्यान से देखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ये चीज़ें आपके 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कि 1818 में जो संधियाँ हुई उनके क्या परिणाम निकले। 1818 में जो संधियाँ की गई अंग्रेजों और राजपूताना के मध्य, उनके क्या परिणाम निकले, अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किए, राजपूताना के राज्यों में क्या परिवर्तन आया, कौन कौन सी नई रियासतों का गठन हुआ, किन किन नई सैनिक टुकड़ियों का गठन हुआ, रेजिमेंट का गठन हुआ, और 1832 में अपने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, वो क्यों की गई, क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम बारीकी से पढ़ना है। तो इसके लिए और 1857 की क्रांति को ढंग से समझने के लिए आज की क्लास जो है वो आपको ध्यान से देखनी है। चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन तसल्ली से इसको हम पढ़ भी लेंगे। देखिए, तो हमारी 1818 की जो संधियाँ कंप्लीट हो चुकी है, 1818 की संधियाँ, 1818 से लेके और 1857 की क्रांति के मध्य क्या कुछ घटित हुआ, वो चीज़ें हमको ध्यान से देखनी, वो चीज़ें हमको ध्यान से देखनी। तो देखिए, बात करते हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने संधियाँ कंप्लीट की तो अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए यहाँ पे सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। जब उन्हें सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने यहाँ पे सैनिक छावनियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी। राजस्थान में अलग अलग भागों में सैनिक छावनियाँ उन्होंने स्थापित कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ यहाँ पे स्थापित की। तो सबसे पहली जो सैनिक छावनी जो स्थापित की गई थी, कौन सी की गई थी? तो पहली जो सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद। नसीराबाद, नसीराबाद की जो ये जो छावनी है, यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी। आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही है ना। तो नसीराबाद, ये जो नसीराबाद की जो सैनिक छावनी है ये कब स्थापित की गई? ये 1818 में स्थापित कर दी गई थी। किसके द्वारा? डेविड ऑक्टर लोनी। क्या नाम है? डेविड ऑक्टर लोनी। डेविड ऑक्टर लोनी के द्वारा ये जो नसीराबाद की जो छावनी है ये स्थापित सबसे पहले की गई थी। ठीक है। अब डेविड ऑक्टर लोनी ने ये जो छावनी स्थापित की थी, ये जो क्षेत्र नसीराबाद का था, ये किससे प्राप्त किया था? तो ये इन्होंने प्राप्त किया था मराठों से। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही है कि प्राचीन काल से अजमेर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में हमेशा से एक तरह से राजधानी के रूप में रहा है। कैसे? आप अगर देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान के समय राजधानी कहाँ थी? अजमेर में थी। उसके बाद सल्तनत काल में भी
जो जिन जिन राजवंशों का शासन रहा उन्होंने अजमेर पे अधिकार किया। फिर बाद में मुगल काल आया। मुगल काल में आपको पता है कि अकबर ने ये अजमेर में अपना नागौर दरबार लगाया था और अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था, जहाँ अकबर अपना पूरा का पूरा शस्त्रागार था, जहाँ अपने मुगलों के जो भी खजाना था या शस्त्र जो थे वहाँ रखे जाते थे। तो एक तरह से राजस्थान हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा, अजमेर का जो क्षेत्र है वो हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है। उसके बाद मराठे आ गए, तो मराठों ने भी उस पर क्या है कि अजमेर पर अधिकार कर लिया। और फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने मराठों से ये जो क्षेत्र था ये प्राप्त कर लिया और यहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित की जिसका नाम था नसीराबाद। ये क्षेत्र प्राप्त किसने किया था? तो ये क्षेत्र प्राप्त किया था डेविड ऑक्टरलोनी ने। और किससे प्राप्त किया था? तो आपको मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया, नाम याद रखना है, किससे? दौलत राव सिंधिया से। दौलत राव सिंधिया से बहुत सारी दौलत देके इस क्षेत्र प्राप्त किया था, ऐसे याद रख सकते हो। दौलत राव सिंधिया से डेविड ऑक्टरलोनी ने ये प्राप्त किया था। अब एक बहुत जोरदार सा फैक्ट है, क्या कि इस नसीराबाद की छावनी का नाम नसीराबाद कैसे पड़ा? तो ये जो व्यक्ति हैं डेविड ऑक्टरलोनी, इनको मुगल बादशाह ने एक उपाधि दी थी और वो उपाधि दी गई थी किसकी? नसीर की। किसकी उपाधि दी गई थी? नसीर की। और चूंकि नसीर की उपाधि मिली हुई थी और ये क्षेत्र नसीर के द्वारा आबाद किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नसीराबाद। नसीर के द्वारा ये क्षेत्र आबाद किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नसीराबाद पड़ गया। ठीक है। और अपने को क्या ध्यान में रखना है नसीराबाद छावनी के बारे में? ये जो डेविड ऑक्टरलोनी है, ये डेविड ऑक्टरलोनी कौन थे? तो जब मैंने संधियां करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जब संधियां की थी तो प्रत्येक राज्य में एक एक रेजिडेंट की नियुक्ति करती थी। एक एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी थी, एक एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी, जिसको क्या बोलते थे हम? रेजिडेंट बोलते थे। उसकी नियुक्ति कर दी थी और उन सभी रेजिडेंट के ऊपर एक पद बनाया गया जिसे रेजिडेंट फॉर राजपुताना कहा गया। क्या कहा गया? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। राजपुताना कहा गया, रेजिडेंट फॉर राजपुताना कहा गया। और ये पद बना के इनको कहाँ बिठाया गया? दिल्ली में बिठाया गया। तो ये जो पद था रेजिडेंट फॉर राजपुताना का, ये कौन बने थे? डेविड ऑक्टरलोनी बने थे। इन्होंने सभी रेजिडेंट के ऊपर इनका पद बनाया गया और इन्होंने बाद में दौलत राव सिंधिया से अजमेर का क्षेत्र प्राप्त किया और यहाँ पे एक छावनी स्थापित कर दी जिसका नाम था नसीराबाद। तो नसीराबाद के बारे में आपको पूरी डिटेल पता चल गई। नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी। नेक्स्ट जो छावनी है नसीराबाद, इसके बाद अपन देखते हैं, ये 1818 है। 1818 के बाद देखिए 1822। 1822 में एक छावनी स्थापित हुई थी मेरवाड़ा। मेरवाड़ा रेजिमेंट। कौन सी थी? मेरवाड़ा रेजिमेंट। मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना की गई और ये जो मेरवाड़ा रेजिमेंट थी इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? ब्यावर में रखा गया। कहाँ रखा गया? ब्यावर। अब ये जो ब्यावर है इनके बारे में भी बहुत शानदार सी चीजें अपने को देखनी है। क्या कि इनका नाम ब्यावर कैसे पड़ा? तो 1857 की क्रांति में अजमेर में आप एक अंग्रेज अधिकारी का नाम सुनेंगे जिनका नाम था डिक्सन। ठीक है। डिक्सन जो है वो अजमेर के उस समय कौन थे? कमिश्नर थे 1857 में। और वो राजस्थान कब आए थे? तो वो आए थे 1836 में। कब आए थे? 1836 में। और जब वो 1836 में राजस्थान आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र को, ब्यावर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे सैनिक छावनी स्थापित की थी। कौन सी? मेरवाड़ा रेजिमेंट। सैनिक छावनी तो 1822 में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ये ब्यावर का जो क्षेत्र था इसमें एक दुर्ग बनाया था। एक क्या बनाया था? दुर्ग बनाया था। और दुर्ग ऐसा भी बताया जाता है कि वो भारत का अंतिम दुर्ग था जो किसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम था 1836 में जो आए थे, इनका नाम था डिक्सन। क्या था? डिक्सन। डिक्सन ने जब ये देखा कि 1822 में यहाँ पे एक छावनी बन रखी है और इसमें इन्होंने एक जो दुर्ग बनाया और जब छावनी को चारों तरफ से घेरा गया तो उसके सामने इन्होंने एक बोर्ड लगाया था और उस बोर्ड का नाम क्या था? बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड। और उसमें लिखा हुआ था बी अवेयर। क्या लिखा था? बी अवेयर। बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना सावधान रहो। बी अवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान, मतलब अवेयर, अवेयर रहो यानी सावधान रहो।
तो ये बी अवेयर का जो नाम है, ये बी अवेयर होते होते ब्यावर नाम पड़ गया। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, ब्यावर पड़ गया। और ये जो ब्यावर का क्षेत्र है किसके द्वारा बसाया गया था, ये क्षेत्र तो बसाया गया था डिक्सन के द्वारा, और लेकिन मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना उससे पहले ही हो गई थी। कब हो गई थी, 1822। दो सैनिक छावनियां पढ़ ली अपन ने, अजमेर के अंदर है दोनों, पहली नसीराबाद और दूसरी ब्यावर। पहली कौन सी है, नसीराबाद, और दूसरी ब्यावर, दोनों अजमेर में। अब आप कहोगे कि सर ये सैनिक छावनियां क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि देखो सैनिक छावनियां इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि अंग्रेजों को अपनी सुरक्षा भी करनी थी, और अंग्रेजों को कोई बाहरी आक्रमणकारी आ जाए या राजा या किसी राजा के साथ आपसी लड़ाई हो जाए तो इन्हें अपने सैनिक चाहिए होते थे जो इनके विश्वस्त हो, जो इनके ऑर्डर का पालन करें। अंग्रेज जो थे वो राजपुताना की किसी राजा से, मारवाड़ के राजा है, उन्हें कहेंगे कि आप आक्रमण करो, तो वो करें नहीं करें, कितना किस हद तक करें, तो उनका कंट्रोल पूरा नहीं था। तो इनको चाहिए थे स्वतंत्र सैनिक जिन पे ये ऑर्डर दें और वो उस ऑर्डर को फॉलो करें। इसीलिए इन्होंने अलग अलग स्थानों पर सैनिक छावनियां स्थापित कर दी। तो सबसे पहले अजमेर सेंटर था, तो इन्होंने अजमेर में 2 सैनिक छावनियां स्थापित कर दी, नसीराबाद और मेरवाड़ा रेजिमेंट। ठीक है, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट। 1822 के बाद 1835 में एक शेखावाटी ब्रिगेड, क्या नाम था, शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड नाम से एक सैनिक छावनी और स्थापित की गई। उसके बाद 1835 में ही एक छावनी और स्थापित की गई थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। क्या था, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, ये सैनिक छावनी स्थापित की गई। जोधपुर लीजियन, ये जो सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, ये सैनिक छावनी जो थी, इसका जो क्षेत्र था, इसमें एरिनपुरा, एरिनपुरा का क्षेत्र था। एरिनपुरा कहाँ, एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में तो देखो एरिनपुरा पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। लेकिन उस समय की अगर बात करें, जिस समय ये सैनिक छावनी स्थापित की गई थी जोधपुर लीजियन वाली, उस समय ये जो क्षेत्र था ये सिरोही में पड़ता था। और सिरोही के शासक कौन थे, 1818 में अपन ने जो संधियां पढ़ी थी उसमें देखा था सिरोही के शासक थे शिव सिंह, शिव सिंह थे ना। 1823 में सबसे लास्ट में उन्हीं से संधि की गई थी, 11 सितंबर 1823 को। तो शिव सिंह से ये वाला क्षेत्र इन्होंने प्राप्त किया था और यहाँ एक छावनी स्थापित की थी, कौन सी, जोधपुर लीजियन या एरिनपुरा छावनी भी उसको आप कह सकते हो। कब, 1835। आगे बढ़ते हैं, 1835 के बाद 1841, 1841 में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी जिसका नाम था मेवाड़ भील कौर। कौन सी है, मेवाड़ भील कौर। और ये कहाँ स्थापित की गई थी, एरिनपुरा कहाँ बताया मैंने, वर्तमान देखो पाली में, वर्तमान पाली में। और उस समय अगर पूछा जाए तो कहाँ से प्राप्त किया था, सिरोही से प्राप्त किया था ना। मेवाड़ भील कौर है, ये पड़ता है अपने खेरवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा अगर पूछ ले कहाँ है तो आप बता देना उदयपुर। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर। 1841 में मेवाड़ भील कौर नाम से एक सैनिक छावनी स्थापित की गई और जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा में है और स्थान कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। 1841 के बाद 1844 ईस्वी में एक और सैनिक छावनी स्थापित की गई जिसका नाम था देवली। क्या था, देवली। और ये देवली का जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, टोंक में। और ये टोंक में पड़ता है और यहाँ पे कोटा कंटिंजेंट की सेना रहती थी। ये सारी चीजें अपन 1857 की क्रांति में भी देखेंगे और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इनको भूल जाते हैं। इसीलिए मैं इनको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इनकी स्थापना कैसे हुई, इनका नाम कैसे पड़ा, और ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार मिटा देता हूँ। उसके बाद अपन ये देखिए, एक और चीज बताता हूँ मैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया ब्यावर, ब्यावर का नाम बी अवेयर करते करते ब्यावर हो गया। और ये नसीर की उपाधि थी, नसीर ने आबाद किया इसीलिए नाम नसीराबाद हो गया, है ना। एरिनपुरा जो था ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर डाउनिंग। क्या था, मेजर डाउनिंग, मेजर डाउनिंग। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे मेजर डाउनिंग, इनका जहाँ जन्म हुआ था उस जगह का नाम एरिन था और वो इंग्लैंड में पड़ती थी। तो इन्होंने अपने इनका जो जन्म स्थान था एरिन, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भी इन्होंने एरिन रख दिया था। और बाद में पुरा और पुर तो अपने वाले लगा ही लेते हैं, आपको पता है। तो इस तरह से ये नाम कैसे पड़ गया, एरिनपुरा। मेजर डाउनिंग, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रहेंगी, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछी जा सके, लेकिन आपको इनकी स्थापना कैसे हुई, इनके नाम कैसे पड़े, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अक्सर एक चीजें किताबों में नहीं मिलती है
बच्चे इनको रटने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या है कि गलतियां होती है। अगर समझ के पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो ये चीजें अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, खैर अभी बता देता हूँ, अभी दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। 1844 में देवली, और देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में। अब देखो एक और अपन देखते हैं, 1832। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ध्यान से देखना। राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो ये क्या चीज है, अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक छावनियां स्थापित कर ली, तब अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि अब हमारा राजस्थान पे ठीक ठाक कंट्रोल तो हो चुका है, लेकिन हमारा मुख्यालय यानी अंग्रेजों का उस समय मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली। मैंने बताया था राजपूताना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद जो था दिल्ली में था। तो उनको लगा कि दिल्ली से शासन चलाना अब संभव नहीं है, हमें कहीं ना कहीं राजस्थान में ही बैठ के शासन संचालित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। और ये राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की? ये इन्होंने स्थापना की थी अजमेर। अजमेर में क्यों की? वही बात है, अजमेर सेंटर पॉइंट था, और अजमेर पहले से अलग अलग रियासतों की वैसे राजधानी रही है मराठों के काल में, अजमेर डेवलप भी था। तो इन्होंने कहा कि अजमेर से ही हम शासन संचालित करेंगे। दूसरा, चूंकि अजमेर के अंदर 2 बटालियन पहले से, एक नसीराबाद है, एक मेरवाड़ा है, तो अंग्रेजों को लगा ये जो क्षेत्र है ये सेफ है। तो इन्होंने अपने राजस्थान का एक मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थापित कर लिया? अजमेर में, और जिसका नाम रखा गया राजपूताना रेजिडेंसी। और इन्होंने एक नए पद का सृजन किया, इन्होंने एक नए पद का सृजन किया, और इन्होंने कहा यहाँ पे आज के बाद एजीजी बैठेगा। एजीजी, अब एजीजी कौन है? एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एजेंट कहाँ बैठेगा? अजमेर में बैठेगा, राजपूताना रेजिडेंसी में बैठेगा। इस तरह से एक नए पद का सृजन हुआ, और उसके बाद राजस्थान में यहाँ पे एजीजी के पद आगे से आगे एजीजी बनने लगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 1832 में जिस समय राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई, उस समय राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो आपको याद रखना है मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट याद रह ही जाएगा। सबसे पहले लोकेट ही पहनते हैं शादी में, जैसे भी शादी संपन्न करते हैं ना, तो लोकेट याद रख लेना आप। सबसे ये याद रखना है, मिस्टर लोकेट जो थे वो पहले एजीजी बनाए गए। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, 1832 में आपको पता है अजमेर में एक दरबार लगाया गया था। वो किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये दरबार लगाया गया था। ये जो दरबार लगाया गया था, इसमें राजपूताना के सभी राजाओं को बुलाया गया। उनको बुला के ये बताया गया कि आज के बाद मेरा जो प्रतिनिधि है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना? कौन थे? गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आप जानते ही हो, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाई थी, वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। वो अजमेर आए, उन्होंने दरबार लगाया, सभी राजपूताना के राजाओं को बुलाया, और उन्होंने बुला के कहा कि आज के बाद मेरा एक प्रतिनिधि जो एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल जिसको बोला जाएगा, वो आपके राजस्थान में बैठेगा, और आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इससे निश्चिंत होकर बात कर सकते हो। तो इस तरह से एजीजी के पद का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जब दरबार लगाया गया था, तब एक और ध्यान रख लेना, जोधपुर के मान सिंह, अपन ने संधियों में मान सिंह पढ़ा था ना, तो जोधपुर के जो मान सिंह थे वो इस दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो इसीलिए अंग्रेज उनसे काफी नाराज भी हो गए थे, और बाद में अंग्रेजों ने जोधपुर पे आक्रमण भी कर दिया था। और जोधपुर पे आक्रमण जो किया था वो किन किन के द्वारा किया गया था? तो एक तो जोधपुर लीजियन की सेना थी, और एक मेरवाड़ा रेजिमेंट की सेना थी। इन दोनों सेनाओं ने मिलके और जोधपुर पे आक्रमण कर दिया था। अब देख लो आप, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सैनिक छावनियों के गठन का अंग्रेजों को कितना फायदा हो रहा है। अंग्रेजों को कहीं से भी सेना लानी नहीं पड़ रही, सैनिक छावनियों को सीधा ऑर्डर दिया, और इन्होंने जोधपुर पे अधिकार कर लिया था। बाद में मान सिंह जी जो थे, उन्होंने संधि वापस से की थी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि आप अपने गुरु जो है नाथ जो थे उनको देश निकाला दे दो, और फिर वो नाथों के जो गुरु जो थे उनके देश निकाला उनको दे दिया, जिससे वो मान सिंह परेशान भी हो गए थे, और लास्ट में मंडोर में उन्होंने चिता पे भस्म अब शरीर पे भस्म लपेट लिया था, और वहीं चले गए थे। वो इस तरह से मान सिंह के बारे में बताया जाता है। तो ये फायदा होता है, ये फायदा हुआ था अंग्रेजों को ये जो भी सैनिक छावनियां स्थापित करने का। ठीक है,
तो ये अपन ने मुख्य मुख्य सैनिक छावनियां पढ़ी है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, और ये सेम की सेम सैनिक छावनियां जो है आपके 1857 की क्रांति में भी काम आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान से फिर से देख लो। 1818 में संधियां हो गई थी, 1857 की क्रांति हम आगे बढ़ेंगे, उसके बीच में क्या कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले नसीराबाद की सैनिक छावनी स्थापित की थी, कब की थी? 1818 में, और ये किसके द्वारा की गई थी? डेविड ऑक्टरलोनी, जो राजस्थान के प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना बने थे, जिनका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो मुख्यालय होता था दिल्ली में। कहाँ होता था? दिल्ली में इनका मुख्यालय था। और ये जो नसीराबाद का जो क्षेत्र था, ये डेविड ऑक्टरलोनी ने किससे प्राप्त किया था? दौलत राव सिंधिया से प्राप्त किया था। ठीक है, नसीराबाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी एक नसीर की उपाधि थी, इसीलिए नसीर ने आबाद किया था, इसीलिए नसीराबाद पड़ गया। 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट जो ब्यावर में स्थापित की गई थी, और डिक्सन के द्वारा जो मतलब दुर्गीकरण किया गया था, और बाहर जो बोर्ड लगाया गया था बी अवेयर, जिसके बाद में ब्यावर नाम पड़ गया था। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में। 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना भी हुई थी, जिसमें कहाँ किस स्थान पे हुई थी? तो एरिनपुरा। और एरिन जो है वो मेजर डाउनिंग का मतलब जन्म स्थान था, तो बाद में पूरा हमारे भारतीयों द्वारा जोड़ दिया गया, तो नाम पड़ गया एरिनपुरा। कहाँ पड़ता है? अभी पाली में पड़ता है, उस समय कहाँ पड़ता था? सिरोही में। 1841 में मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना हुई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में। 1844 में देवली जो छावनी थी उसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे? ये टोंक में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या? कि 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी का गठन किया गया, राजस्थान में। कहाँ? अजमेर में स्थापित की गई। प्रथम एजीजी जो थे हमारे कौन बने थे? मिस्टर लॉकेट बने थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दरबार लगाया था। इस दरबार में कौन उपस्थित नहीं हुए थे? तो जोधपुर के मान सिंह उपस्थित नहीं हुए थे, बाकी सभी राजा जो थे यहाँ उपस्थित हुए थे। और उसके बाद ये एजीजी का जो पद था ये आगे चलने लगा। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान के एजीजी हैं वो कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अभी एजीजी कौन है? मिस्टर लॉकेट। और उस समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी अपने को याद रह जाएगा कि एजीजी के पद की शुरुआत कब से होती है? 1832 से होती है। तो ये तो इन्होंने अंग्रेजों ने सैनिक छावनियों की स्थापना कर दी। उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा देखो क्या क्या किया गया है, वो भी और देखते हैं अपन। सैनिक छावनियों की स्थापना कर दी, तो सैनिक छावनियां अपने 1857 की क्रांति में आपको पता है अच्छे से काम आएंगी, तो इसको ध्यान से देख लेना। पूरी डिटेल से बता दी है कब स्थापना हुई थी, किस तरह से हुई थी, और नाम कैसे पड़ा था, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब देखो क्या क्या चीजें और की गई अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी। अब जब राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हो गई, यहाँ पे एजीजी बैठने लग गया, अंग्रेजों की सैनिक छावनियां बन गई, तो अंग्रेजों का यहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? राजा महाराजा जो राजा महाराजा थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने राजस्थान में कुछ रियासतें स्थापित की थी, जैसे एक रियासत आपने पढ़ी है टोंक। ठीक है, टोंक के कौन थे? अमीर खां पिंडारी। कौन थे? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। जब अपन ने संधियां पढ़ी थी तब ये चीज देखी थी ना कि अमीर आदमी कितने मिनट टॉक करता है? सिर्फ 15 मिनट ही टॉक करता है ना। तो 15 नवंबर को संधि की गई थी, वही अमीर खां पिंडारी है। तो अमीर खां पिंडारी जो थे, पहले तो होलकर जो थे उनके सेनापति हुआ करते थे। लगभग 20,000 पिंडारी जो थे, इनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान में क्या करते थे? 20,000 पिंडारी पूरे राजस्थान में इनके नेतृत्व में लूटपाट किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए राजस्थान में, तब इन्होंने अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली, और इन्हें रामपुरा की जागीर दे दी गई, और एक नए राज्य का गठन हो गया जिसका नाम क्या पड़ गया? टोंक। तो ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1818 में। ठीक है, सॉरी 1818 नहीं, 1817 में। उसके बाद एक और नई रियासत का गठन किया गया था जिसका नाम है झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1838 को इस रियासत की स्थापना की गई थी। और झालावाड़ जो रियासत है उसका प्रथम शासक कौन बने थे? तो झाला मदन सिंह। कौन थे? झाला मदन सिंह जो थे इनके प्रथम शासक बने थे। अब झालावाड़ रियासत के बारे में भी अंग्रेजों के द्वारा ये रियासत बनाई गई है। जब अपन ने संधियां पढ़ी थी तब आपने देखा था कि कोटा के शासक कौन थे? उमेद सिंह। कोटा के शासक कौन थे? उमेद सिंह। अपन ने देखा था ना कि कोर्ट से ही उम्मीद है, और 2 से 6 यानी 26 दिसंबर, याद आ रहा है? तो कोटा के शासक कौन थे? उमेद सिंह। तो उमेद सिंह तो शासक थे,
लेकिन उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था जालिम सिंह झाला, उमेद सिंह और जालिम सिंह झाला के मध्य विवाद था और इसी के कारण आगे चल के झालावाड़ एक नई रियासत बनी और ये झालाओं को दे दी गई, इसलिए झाला मदन सिंह जो थे यहाँ के शासक बन गए। तो टोंक बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा, झालावाड़ रियासत जो थी ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। उसके बाद अगर जैसे लावा और नीमराणा, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, ये जो ठिकाने थे लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, इन ठिकानों का गठन भी किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। लावा टोंक में पड़ता है, नीमराणा जो है अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा में पड़ता है ना। तो इन 3 ठिकानों का गठन भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो अब आप देख सकते हो कि पहले उन्होंने सैनिक छावनियां स्थापित की, उसके बाद में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर ली, राजस्थान में इजीजी आके बैठने लग गया और अब धीरे धीरे राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए, नई नई रियासतों का गठन करने लग गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके विश्वास पात्र जो लोग हैं इनके करीब, जैसे झालावाड़ रियासत का गठन किया था तो झाला जो थे हमेशा अंग्रेजों के वफादार बन के रहे क्योंकि इनको ये रियासत अंग्रेजों के द्वारा मिली है। वैसे ही अमीर खां पिंडारी जो थे वो पिंडारी हमेशा के लिए अंग्रेजों के वफादार बन के रहे। तो अंग्रेजों ने कुल मिला के राजपूताना के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। और देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा क्या कुछ किया गया है। तो ये तो कुछ रियासतें हो गई जिसकी अपन ने बात कर ली। और अगर बात करें सीधे सीधे तौर पे अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं को किस तरह से हस्तक्षेप किया, देखिए। डूंगरपुर के शासक जो थे 1818 की संधियों में हमने पढ़ा था, कौन थे? जसवंत सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। अपन ने देखा था ना, डूंगर यानी डूंगरी पहाड़ी पे एक एक कदम ध्यान से चलना पड़ता है ना, 11 दिसंबर, और जूते पहनना पड़ता है जिससे अपने को याद, जसवंत सिंह। तो ये जो जसवंत सिंह थे ये अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, तो इन्होंने जसवंत सिंह को हटा के और यहाँ पे अपने विश्वास पात्र जिनका नाम था दलपत सिंह, इनको शासक बना दिया। तो एक ये ध्यान रख लेना। उसके बाद डूंगरपुर के बाद अगर बात करें, दूसरा बूंदी रियासत। बूंदी के उस समय शासक कौन थे? तो मैंने बताया था बूंदी विष्णु भगवान की चढ़ाई जाती है। शासक कौन थे? विष्णु सिंह। और 11 रुपए के अपन चढ़ाते हैं लेकिन 10 मानेंगे था ना। तो विष्णु सिंह जो शासक थे, विष्णु सिंह, ये विष्णु सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनके जो पुत्र हैं वो शासक बनते हैं जिनका नाम है राम सिंह। अब राम सिंह जो थे ये छोटे थे, तो यहाँ पे राम सिंह की माता जो थी जिनका नाम था कौशल्या बाई, उनको ये विष्णु सिंह जो थे राम सिंह का संरक्षक उनको बना के गए थे, इनकी माता को। लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती कर्नल टॉड को किसका? राम सिंह का संरक्षक बना दिया। आपने ये जब हम पढ़ेंगे आगे और भी आप देखोगे कि कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, वो मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। शुरू में तो उन्होंने दोस्ती करवाई थी, ये सब करवाया था, और बाद में ये राम सिंह के क्या बन गए थे? संरक्षक। राम सिंह कहाँ के? बूंदी के। उसके बाद अगर बात करें जयपुर रियासत में क्या कुछ किया, तो जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। वही राम सिंह सेकंड है जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। तो राम सिंह जो सेकंड थे ये छोटे थे, ये भी 16 माह के शासक बन गए थे। तो ये जब छोटे थे तो यहाँ पे भी एक अंग्रेज अधिकारी को प्रशासक बनाया गया जिसका नाम था लुडलो। क्या था? लुडलो। 16 राम सिंह का लाडला था, या लुडलो राम सिंह के लाडले थे, जैसे भी याद रख लेना। लुडलो को प्रशासक बनाया गया था। ये लुडलो जो था ये भी जयपुर के आंतरिक मामलों में काफी हस्तक्षेप करने लग गया था। और एक बार तो ऐसे ही बताते हैं कि जयपुर की जो जनता थी, यहाँ के जो सामंत थे, इतने नाराज हो गए थे कि इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है मिस्टर ब्लैक, उसकी हत्या भी कर दी थी। ब्लैक लिस्ट कर दिया था उनको ना, तो मिस्टर ब्लैक की हत्या भी कर दी थी। तो ये घटना जयपुर में होने लग गई। उसके बाद अगर और बात करें अपने मारवाड़ या जोधपुर रियासत, तो मारवाड़ रियासत में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ के शासक कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह राठौड़। और मैंने आपको बताया था कि मान सिंह राठौड़ जो थे 1832 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो दरबार लगाया गया था उसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए जो अंग्रेज थे वो मान सिंह से नाराज थे। तो अंग्रेजों ने मान सिंह के गुरु को
जोधपुर से निकाल दिया। और इस बात से मान सिंह इतने नाराज हुए कि वो साथ साथ वो अपने गुरु के साथ साथ ही चले गए थे और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो मान सिंह पे, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने जोधपुर पे आक्रमण भी किया था अंग्रेजों ने। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डूंगरपुर के मामले में, बूंदी के मामले में, जयपुर के मामले में, मारवाड़ के मामले में, कुछ हद तक मेवाड़ के मामले में काफी रियासतों में ये हस्तक्षेप भी करने लग गए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। झालावाड़ की स्थापना कब हुई, प्रथम शासक कौन बने, टोंक की स्थापना में प्रथम कौन थे, डूंगरपुर के किस शासक को हटा के किसको बनाया गया, बूंदी में विष्णु सिंह के संरक्षक कौन थे, राम सिंह के संरक्षक कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड थे, जयपुर में जो राम सिंह सेकंड है इनके संरक्षक कौन थे, तो जॉन लुडलो इनके संरक्षक थे। और मारवाड़ की रियासत में किस तरह से हस्तक्षेप किया गया था, या किस रियासत पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना किस रियासत पे, जोधपुर रियासत पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी। इसके बाद ये तो हो गया रियासतों के बारे में कि रियासतों के बारे में कैसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, क्या कुछ किया। अब देखो, और इसके अलावा देखते हैं अपन और क्या चीजें रही 1818 से 1857 के बीच में, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही वो देखते हैं। तो देखिए, एक तो आपने ये देख लिया कि एजेंसियों की स्थापना, मतलब सैनिक छावनियों की स्थापना कर दी थी। राजपूताना रेजिडेंसी की 1832 में स्थापना कर दी थी। एजीजी के पद का सृजन हो गया था। प्रथम एजीजी कौन बने थे, मिस्टर लॉकेट बने थे। उसके बाद अपन ने देख लिया कि अलग अलग रियासतों के मामलों में उन्होंने किस तरह से हस्तक्षेप किया था, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अब अगर देखा जाए समग्र रूप से तो हम क्या कह सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि चाहे यहाँ के राजा, चाहे यहाँ के राजा या शासक हो, चाहे यहाँ के सामंत हो, चाहे यहाँ के व्यापारी हो, राजपूताना यानी राजस्थान के चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई शिल्पी हो, चाहे कोई मजदूर हो, सभी जो वर्ग थे इनसे पीड़ित हो गए। राजा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राजाओं के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया ही था। अब बात करते हैं सामंतों की कि सामंतों में कैसे प्रभाव पड़ा। तो देखो, प्राचीन काल में जब देखो राजा शासक होते थे, तो शासक के पास जो सेना होती थी, वो जो सेना होती थी वो सेना किसकी होती थी, तो वो सेना होती थी सामंतों। राजा अपने नीचे बहुत सारे सामंत रखता था। उन सामंतों के पास अपनी अपनी सेना होती थी। युद्ध के समय सभी सामंत एकत्रित होते थे और युद्ध करते थे। ठीक है, लेकिन जब 1818 में संधियां हो गई तो सामंतों की आवश्यकता राजा को पड़नी बंद हो गई। जब आवश्यकता ही पड़नी बंद हो गई तो इनके मान, प्रतिष्ठा और पद में कमी आने लगी। यहाँ तक कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को क्या याद रखने कि सामंत जो थे वो व्यापारियों से एक टैक्स वसूल करते थे। कौन सा टैक्स था, उसका नाम कई बार पूछा जाता है राहदारी। राहदारी व दाना पानी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखो कि ये टैक्स किसके द्वारा वसूल किया जाता था, सामंतों के द्वारा। और किससे वसूल किया जाता था, व्यापारियों से। क्यों वसूल किया जाता था, क्योंकि व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे, अपना सामान लेके जाते थे, तो सामंत जो थे उनको सुरक्षा देते थे ताकि चोर है, लुटेरे, डाकू जो भी हैं वो उनके सामान को लूट ना ले। तो इसलिए व्यापारी इनको, सामंतों को टैक्स देते थे। अंग्रेजों ने इस टैक्स को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अगर बात करें, सामंतों को एक अधिकार था भूमि अनुदान का अधिकार। भूमि अनुदान, भूमि अनुदान का जो अधिकार सामंतों को था वो अधिकार भी समाप्त कर दिया। मतलब सामंत अगर चाहे तो किसी ब्राह्मण को या किसी योग्य लेखक को, किसी को भी छोटी भूमि अनुदान दे सकते थे, दान में दे सकते थे। तो अंग्रेजों ने कह दिया कि नहीं, सामंत आज के बाद भूमि अनुदान नहीं कर सकते। उसके अलावा सामंतों के न्यायिक अधिकार भी थे। न्यायिक अधिकार का मतलब क्या है, न्यायिक अधिकार भी क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। मतलब सामंत जो थे अपने क्षेत्र में अपनी जागीर में जनता का न्याय भी किया करते थे, लेकिन इन्होंने इनके न्यायिक अधिकार भी जो थे वो भी समाप्त कर दिए गए। इस तरह से सामंतों की प्रतिष्ठा और पद पे बहुत गहरा आघात पहुंचा। सामंत बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें एरिनपुरा की जो क्रांति हुई है उसमें आप ये पढ़ोगे कि कुशाल सिंह चंपावत जो थे, वो कुशाल सिंह चंपावत औवा के क्या थे, सामंत ही थे। और उन्होंने जोधपुर की सेना के साथ या किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था और आसपास के सामंतों को उन्होंने किस तरह से एकत्रित किया था। वो एकत्रित क्यों किया था, क्योंकि सामंत वाकई क्या है कि अंग्रेजों से या शासकों से बहुत अधिक परेशान होने लग गए थे। तो ये ध्यान रखना है कि सामंतों पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राहदारी व दाना पानी जो शुल्क वसूल किया जाता था, जो टैक्स वसूल किया जाता था, ये बंद कर दिया गया। अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए और अंग्रेजों के द्वारा।
व्यापारियों में अगर आप एक चीज़ और देखो, जैसे नमक, राजस्थान में उस समय नमक उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। ठीक है, आपको पता है सांबर का जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्राचीन काल से ही नमक उत्पादन होता था। तो ये जो नमक का जो क्षेत्र है, सांबर का जो क्षेत्र है, ये धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। जब नमक कब्जे में ले लिया और यहाँ का जो नमक था उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो यहाँ वाला नमक जो था वो महंगा हो गया। और बाहर का जो नमक था, इंग्लैंड से जो नमक आता था, उस नमक पे इन्होंने टैक्स कम कर दिया, वो सस्ता हो गया। तो इंग्लैंड का नमक यहाँ ज़्यादा चलता था, यहाँ वाला नमक नहीं बिक पाता था, जिस कारण यहाँ के जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। जब नमक व्यापार चौपट होने लगा तो उसका प्रभाव अपने जो सूती वस्त्र उद्योग है उन पे भी पड़ा, चमड़ा उद्योग है उन पे भी पड़ा, दूसरे जो उद्योग धंधे थे उनको भी इस जो नमक उद्योग ने काफी प्रभावित किया। तो एक तरह से कह सकते हो कि व्यापारी वर्ग जो था वो भी परेशान हो गया। इसी तरह शिल्पी भी परेशान हो गए, मजदूर भी टैक्स बढ़ा दिए गए, ये भी परेशान हो गए, और किसान जो थे इन पे भी बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए, ये भी क्या हो गए, परेशान हो गए। तो यही सब कारण थे जिसके कारण बाद में 1857 की क्रांति होगी। और कुछ बात करते हैं अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया। तो अंग्रेजों ने कुछ से काम अच्छे किए थे, लेकिन उन कामों को उस जमाने में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। जैसे अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा पे रोक लगाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा कन्यावध पे रोक लगाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा डाकन प्रथा पे रोक लगाई गई थी, दास प्रथा पे रोक लगाई गई थी, बाल विवाह पे रोक लगाई गई थी। ये सारी चीज़ों पे अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाई गई थी। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह से ये काम भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए। उसके अलावा अगर बात करें तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका भी प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया। हालांकि इन सब चीज़ों के बहुत फायदे हुए। अंग्रेजी शिक्षा आने से यहाँ के लोगों को ये समझ आने लग गया कि अंग्रेज हमारे के साथ क्या कर रहे हैं, या उन्हें दुनिया के जो भी दूसरे अखबार थे या जो भी नोवेल थे वो पढ़ने आ गए, जिससे उनको बाद में आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा फायदा मिला। लेकिन शुरुआत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाने लगा, और भारतीयों के मन में ऐसा हो गया कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो ये सब चीज़ें जो थी अंग्रेजों के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान में रखनी है, जिसके कारण 1857 की जो क्रांति है उसने एक विस्तृत स्वरूप जो प्राप्त किया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर बात करें अंग्रेजों की कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एक आपको ध्यान में रखना है, 1857 की क्रांति में एक जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे ये कब से कब तक आए थे भारत में? ये 1848 से लेके और 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, है ना। तो इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति लागू की थी, मतलब ये था किसी राजा का पुत्र, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका खुद का पुत्र नहीं होता, तो वो रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। तो सबसे पहले जिस रियासत को हड़पा गया वो थी सतारा, अवध थी, कर्नाटक थी, बरार थी। ये सारी रियासतें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प ली गई, जिसके कारण भारतीयों के मन में क्रांति करने की भावना और प्रबल हुई। तो ये सब कारण थे जिसकी हमने चर्चा की डिटेल से कि क्या कुछ कारण रहे, अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से राजस्थान में शासन की शुरुआत की। सबसे पहले सैनिक छावनियों का गठन किया। पहली सैनिक छावनी नसीराबाद को स्थापित किया गया, उसके बाद ब्यावर को स्थापित किया गया, फिर एरिंगपुरा छावनी थी, देवली थी, और ये सारी सैनिक छावनियां स्थापित की गई। 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। और प्रथम एजीजी जो बने थे वो कौन बने थे? मिस्टर लॉकेट बने थे। 1857 की क्रांति में जो एजीजी होंगे वो कौन से होंगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद अपन ने देख लिया कि राजा, जो अभी पहले देखा था अपन ने कि किस प्रकार बूंदी के मामलों में हस्तक्षेप किया था, डूंगरपुर के मामलों में किया था, जयपुर जोधपुर के मामलों में हस्तक्षेप किया। उसके अलावा सामंतों के मामले में हस्तक्षेप किया गया, व्यापारियों पे टैक्स बढ़ा दिए गए, नमक उद्योग जो था उसको चौपट कर दिया गया, मजदूरों और किसानों पे भी टैक्स बढ़ा दिए गए, सती प्रथा, कन्यावध, नई नई चीजें ये जो थी ये लागू कर दी गई, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जो गोद निषेध नीति थी, इन सब कारणों से लास्ट में 1857 की जो क्रांति है वो घटित हुई है। यानी अब आपसे कोई पूछे कि 1818 की संधियों के क्या परिणाम निकले, तो आप चीजें बता सकते हो कि राजस्थान में ऐसे ऐसे एजेंसियों का गठन किया गया, नई नई रियासतों का गठन किया गया,
और राजपूताना के राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, व्यापारियों के टैक्स जो थे वो हटा दिए गए, भूमि अनुदान हटा दिया गया और सती प्रथा, कन्यावध, इनको सब किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आपको पता होंगी। और अब आपसे कोई पूछ ले कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो जो 1818 की संधियों के परिणाम थे, जो अंग्रेजों ने किया, वही कारण 1857 की क्रांति घटित होने के थे। तो इसलिए हम 1857 की क्रांति नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि थोड़ा स्लो बोलना है या क्या। ठीक है, धन्यवाद।